बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा जी हम वर्क और सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का बेटा जी हमारे पास कंटेंट है आज का पहला। इसकी डेफिनेशन सब बच्चों को आती होगी। मैं मेजर फ़र्क आप लोगों को बताता चला जाऊँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है बेटा जी। आपने ये बात याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है बॉडीज में जब वो अपनी पोजीशन चेंज करें या मोशन करें, बेटा बात एक ही होती है। अब चेंज इन पोजीशन का मतलब भी वही है, मोशन होता है, और मोशन का मतलब भी चेंज इन पोजीशन होता है। आप जनरली ये देखेंगे कि बॉडी मोशन कर रही है या चेंज इन पोजीशन आ रही है। अगर किसी नेचुरल फील्ड के अगेंस्ट आ रही है, किसी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे हम किसी चीज को अर्थ की सरफेस से उठा के अगर अपर लेके चले जाते हैं तो हमारे पास वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसमें स्टोर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, दो प्रोटॉन्स मौजूद है हमारे पास, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा, लेकिन अगर हम उसको उसके करीब लेके जाएंगे तो हम अगेंस्ट द नेचुरल इलेक्ट्रिक फोर्स लेके जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसी बात को बेटा यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन में लिखते हैं डेफिनेशंस में। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, अपनी मोशन की वजह से। मोशन कैसी होनी चाहिए जी? अलोंग नेचुरल फोर्स, यानी हाइट से अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा जी, अगर गाड़ियां अर्थ के सरफेस पे भागी फिर रही हैं तो उन पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब होगा कि उनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। तो मूविंग कार के पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि मूविंग कार के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रही होती है, उसका सेंटर से फासला सेम रहता है बेटा जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन अलोंग नेचुरल फोर्स आर अंडर कॉन्स्टेंट नेचुरल फोर्स, यानी या तो वो नेचुरल फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही हो। अगर वो नेचुरल फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही तो फिर वो ऐसे हरकत करे कि उस पर एक्ट करने वाली नेचुरल फोर्स कांस्टेंट हो, ना वो कम हो रही हो ना वो ज्यादा हो रही हो, तो हम इसे बोलेंगे बेटा जी ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हो जाएगी। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने याद रखने, हमने कौन सा वहां पे 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखने हैं कि अगर नेचुरल फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी ने पोजीशन चेंज की है मोशन की, या उस पर एक्ट करने वाली जो है उसकी मोशन के दौरान उस पर एक्ट करने वाली नेचुरल फोर्स कांस्टेंटली एक्ट करती रही, तो फिर उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। अब बड़ा काइनेटिक एनर्जी का जनरल रिलेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी राइट इट एज हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इट मींस दिस वी स्क्वायर इज बेसिकली द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है रिलेशन विद मोमेंटम। अब काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी राइट इट एज, अब हाफ एम वी स्क्वायर है बेटा जी, तो इसे लिखा जा सकता है एम वी मल्टीप्लाइड बाय वी, क्योंकि वी का स्क्वायर है तो हमने एम वी इंटू वी लिख दिया है और डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज यहां पे मौजूद है। अब एम वी क्या है जी? मोमेंटम है, इसे लिखेंगे पी वी डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट अगेन बेटा जी इसी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को जिसको लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर ओवर 2, इसे लिखेंगे जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2 एम मल्टीप्लाइड और एम डिवाइड। हमारे पास बेटा जी एम मल्टीप्लाई और जो डिवाइड हुआ है एम से एम मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m बेटा जी। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर को अगर हम लिखें कि एम वी का कंप्लीट स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। एम वी का जो कंप्लीट स्क्वायर होगा बेटा उसे बोलेंगे ये मोमेंटम का स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर ओवर 2m इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा जी 3 मैंने यहां पे चीजें लिखी हैं कि अगर इस फॉर्मूला में मैस कांस्टेंट हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का पी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर बेटा जी हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है पी तो काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है तो पी स्क्वायर और एम बेटा जी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, इस वाली काइनेटिक एनर्जी वाली साइड पे, तो पी स्क्वायर और एम का डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो पी का स्क्वायर खत्म करेंगे तो फिर एम का स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एम। अब बेटा जी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर व्हेन m इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन p इज कांस्टेंट, एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट बेटा जी। अब बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास है, इस लास्ट पॉइंट को देखिएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में ओरल आप लोगों को बता रहा हूं। वो कहते हैं कि पहले प्रोटॉन मूव कर रहा था, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी, और साथ एक अल्फा, बाद में हमने प्रोटॉन के बजाय अल्फा पार्टिकल को मूव करवाया सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ। जितनी काइनेटिक एनर्जी से प्रोटॉन मूव कर रहा था हमने उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल को मूव करवाया है, जिसे हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जिसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
तो अगर ऐसा हो गया है तो फिर मोमेंटम में उसकी कितना इजाफा हुआ होगा, हम कहेंगे मैस जो है वो 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैस ऑफ प्रोटॉन अकेला प्रोटॉन था, जबकि अल्फा पार्टिकल जो है उसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हैं जिनके मैस अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। इसका मतलब अल्फा का मैस प्रोटॉन के मैस या न्यूट्रॉन के मैस का 4 टाइम होता है। अगर अल्फा का मैस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस का 4 टाइम होगा तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारे पास मैस 4m हो गया, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब अल्फा और प्रोटॉन अगर सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे तो अल्फा का मोमेंटम डबल होगा बनिस्बत किसके जी, प्रोटॉन के। अब बड़ा जी हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी, हमारे पास कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, जिसे मोशन भी कहा जा सकता है, अगेंस्ट एनी फील्ड ऑफ फोर्स, यानी किसी भी नेचुरल फील्ड के अगेंस्ट जब बॉडी मूव करेगी तो उसे पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाएगा। ये मैंने स्टार्ट पे भी डिफरेंशिएशन बताया आपको। अब बड़ा जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी ½ kx²। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। ये 3 रिलेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, इनको जरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, कहते हैं कि इंक्रीज कब करती है। ये देखिए एरो मैंने अपर डायरेक्शन में लगाया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब करती है, इफ बॉडी मूव्स अगेंस्ट नेचुरल फील्ड। अगर बॉडी नेचुरल फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। जैसा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो अगेंस्ट जा रही होगी, जिस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। और दूसरी में लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कब करेगी, एरो डाउनवर्ड है, इसमें कहते हैं इफ बॉडी मूव्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल फील्ड। अगर बॉडी जो है वो नेचुरल फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यही 2 चीजें यहाँ पे मैंने पुट की हैं। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है जब अगेंस्ट फील्ड जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है जब हम अलॉन्ग द फील्ड जाते हैं बेटा जी। अब नेक्स्ट मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जाते हैं, जिसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एमसीक्यू से हट के आपको डायरेक्ट डाटा समराइज करके लिख दिया है बेटा जी। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कितनी होगी, 0, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स ही नहीं होती। और हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो वो होती है जो अगेंस्ट नेचुरल फोर्स हो, जहां नेचुरल फोर्स ही नहीं है वहां पे किसी तरह की कोई पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं होगी बेटा। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, अब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान नेचुरल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती नहीं है, उनके दरमियान किसी तरह की कोई भी फोर्सेस मौजूद नहीं होती। अगर उसके दरमियान नेचुरल फोर्स ही नहीं है तो फिर उनकी जो भी मोशन होगी वो कभी भी अगेंस्ट नेचुरल फोर्स नहीं कहा जा सकता उसे, तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी जी, 0, क्योंकि वहां पे फोर्स मौजूद नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है अर्थ की सरफेस पे वो मैक्सिमम होती है जी, क्योंकि वहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम क्यों होती है, क्योंकि वहां पे जी मैक्सिमम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सेंटर 0 होती है, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है जी, 0 हो जाती है हमारे पास। नेक्स्ट बेटा जी इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास यहाँ पे मैंने पुट किए हैं बेटा जी, उनको आप लोगों ने देख लेना है, याद कर लेना है। एट पॉइंट ए एनर्जी टोटल, इस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। ये बड़ी आसान सी बात है, सब बच्चों को पता होगा। बॉडी हाइट पे है और रेस्ट में है, जब तक रेस्ट में है ½ mv² v0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब उस बॉडी के पास मैक्सिमम हाइट है तो इसका मतलब उसके पास सारी की सारी जो एनर्जी है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, वहां काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं होगी। अब बड़ा जी ये पॉइंट था ए, हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट था ए पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट बी है। अब बी में बॉडी के पास अभी तक कुछ ना कुछ हाइट भी है और बॉडी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, इसका मतलब बॉडी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहां पे हम लिखते हैं जी कि हमारे पास, हम लोग कहते हैं कि अगर mg को हम उस हाइट से मल्टीप्लाई कर दें जिस हाइट पे बॉडी होती है तो वो उस पॉइंट पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करती है। अब देखिएगा पॉइंट बी पर बेटा जी, जहां पर उसने a से b तक जो हमारे पास डिस्टेंस कवर किया वो x है, तो इसका मतलब फिर b से c तक जो हाइट होगी या c से b तक जो हाइट होगी वो टोटल हाइट h में से इस x को निकाल देंगे तो रिमेनिंग हाइट होगी h माइनस एक्स बेटा जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में mg के साथ वो हाइट मल्टीप्लाई करना होती है जिस हाइट पे बॉडी मौजूद होती है। तो बॉडी कितनी हाइट पे मौजूद है जी, h माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया mg इंटू h माइनस एक्स। अब mg को मल्टीप्लाई करें 1/1 h के साथ किया तो mgh आ गया, x के साथ किया तो mgx आ गया। तो mgh माइनस mgx इज अ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब देखिएगा बेटा जी टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, mgh की। टोटल एनर्जी किसकी इक्वल है जी, mgh की। और फिर हमारे पास तब जो पोटेंशियल एनर्जी थी हाईएस्ट पॉइंट पे वो भी mgh थी।
अब पोटेंशियल एनर्जी mgh थी टॉप पे, उसमें पॉइंट बी पे आके कुछ कमी आ गई, माइनस हो रहा है, कौन सा फैक्टर, mgx। इसका मतलब mgx लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आया है ड्यू टू कवर्ड डिस्टेंस x जो डिस्टेंस कवर हुआ a से b तक, वहां तक जो लॉस आया एनर्जी का वो mgx है। अब बेटा जी हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होगी वो तो हमेशा mgh होती है, तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी में से अगर हम mgx निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो mgx है ये कौन सी एनर्जी होगी जी, काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल में लॉस आएगा वो गेन के तौर पे अपीयर होगा, किसके गेन के तौर पे, काइनेटिक एनर्जी के गेन के तौर पे। ये आइडियल केस में होता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वहां पे लॉसेस वगैरह नहीं आ रहे होते, किसी भी तरह की हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं होती, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही होती, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस आइडियल केस में मौजूद नहीं होती सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसे लिखते हैं mgh माइनस एक्स आ गया बेटा जी, ये वो हाइट है जिस हाइट पे बॉडी पॉइंट बी पे मौजूद है। सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आ गया, इसका मतलब है टोटल एनर्जी mgh में से जो पहले mgh थी पोटेंशियल एनर्जी, उसमें लॉस कितना आया जी, mgx का, जो लॉस होगा वो क्या होगी जी, काइनेटिक एनर्जी बेटा जी। तो टोटल एनर्जी mgh है। नेक्स्ट बेटा जी पॉइंट सी पे आपको पता है हाइट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वही E मतलब टोटल एनर्जी के बराबर है, जिसे mgh लिखा जा सकता है बेटा जी। अब कहते हैं जी अगर हम आइडियली डिस्कस करें तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब लॉस जो आएगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है, कमी का मतलब चेंज आया होगा। इसी तरह गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया है, तो इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल बेटा जी। अब जब नॉन आइडियल केस है तो वहां पे तो भाई एयर फ्रिक्शन मौजूद होगी, तो एयर, इसके मैं दो केसेस डिस्कस करूंगा, बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, दूसरा केस होगा नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है। तो नॉन आइडियल में हमारे पास फर्स्ट जो केस है वो है टॉप टू बॉटम, यानी बॉडी टॉप से किधर को आएगी, बॉटम पे। अब बेटा सबको पता है जब तक बॉडी यहाँ रेस्ट में है उसके पास सारी की सारी एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी बॉटम पे आएगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब पॉइंट टॉप से बॉटम के दरमियान जो एयर के पार्टिकल यहाँ पे मौजूद होंगे, वो एयर के पार्टिकल्स क्या करेंगे जी, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को 100% जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो मतलब काइनेटिक एट बॉटम नॉन आइडियल केस में कम होगी, जबकि पोटेंशियल एट टॉप जो है वो ज्यादा होगी। तो फिर इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम प्लस लॉस। लॉस किसने किया जी, फ्रिक्शन ने, तो हम लिखेंगे प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी दो फैक्टर्स को ऐड करने से आएगी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यानी जो टोटल हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 जूल की एनर्जी दी थी, तो यहां से यहां तक आते हुए जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी हमें हासिल हुई बॉटम पे वो 80 जूल थी। अब 20 जूल क्या आ गया, जिसमें लॉस आ गया ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो 100 जूल कैसे हासिल होगी, जब हम लोग इस लॉस को और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास आ जाएगा नॉन आइडियल केस में सेकंड कंडीशन है जी कि अगर बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप फेंका गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास बॉडी को यहां से फेंका है, अब इसका मतलब है उसको इनिशियली हमने कौन सी एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी जिससे हमने उसे थ्रो किया है, यहां से बॉडी यहां तक आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन क्योंकि दरमियान में एयर पार्टिकल्स हैं तो काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे अगर हमने 100 जूल दी थी और ऊपर मैयर की है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी 80 जूल आ रही थी। इसका मतलब है 20 जूल किधर गई, वो वर्क डन में इस्तेमाल हो गई। किस वर्क में के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इसका मतलब अब बॉटम वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, टॉप वाली पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो हम लोग लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन। यानी जो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी बची है वो बॉटम पे दी जाने वाली काइनेटिक एनर्जी में से वो वाली एनर्जी माइनस कर दो जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इस्तेमाल हुई है, दैट इज माइनस FH। इसका मतलब यहां पे आता है जब बॉडी ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम प्लस FH आता है। जब बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम माइनस FH आता है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है बेटा जी।
नेक्स्ट है जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसकी ये जस्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद रखनी है। वर्क इसकी इक्वल होता है जी चेंज इन एनर्जी के, वो एनर्जी इधर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन राइट इट एज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी। अब एक बड़ा फेमस एमसीक्यूज है, ये 2 बार आ चुका है यूएचएस में। इस तरह का लॉजिक उन्होंने पूछा है कि अ बॉल फॉल्स फ्रॉम 10 मीटर, एक बॉल जो है वो 10 मीटर हाइट से फॉल की गई है, फॉल करवाई गई है, बट विल बी इट्स स्पीड एट 5 मीटर। जब उसने की हाइट 5 मीटर होगी तो बताएं उसकी स्पीड क्या होगी जी। अब बड़ा जी सिंपल हम लोग लिखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम होगी दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा जी हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी जो है ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो 5 मीटर पे होगी। अब mgh1 वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो मैक्सिमम हाइट h1 पे थी, और mgh2 ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो हाइट 2 पे है। तो इसका मतलब है अगर हम mgh1 माइनस mgh2 कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आ जाएगा। अब बेटा जी इसमें से m कॉमन ले लेते हैं, mg कॉमन आ गया तो m से m क्या हो गया कैंसिल, ये वाला 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2g इंटू h1 माइनस h2 का स्क्वायर रूट। अब बेटा 2 इंटू जी कितना है जी 10 है, h1 10 है, h2 कितना है 5 है, 10 माइनस 5 दैट विल बी 5, 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 10 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब है 5 मीटर पे जो स्पीड होगी दैट विल बी 5 मीटर हाइट पे जो स्पीड होगी दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड बेटा जी। दैट्स ऑल, फी अमान अल्लाह।